जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने ये दावा किया है कि सुसाइड कमांडो अटैक में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के 30 से ज्यादा पर्सनल उन्होंने मार गिराए। हालांकि पाकिस्तान की तरफ अब तक इस कैजुअलिटी फिगर की कोई इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और ये जो कुछ भी होता है ये कोई नई बात नहीं है। बीएलए हर दिन कुछ ना कुछ इस तरह के एडवेंचर्स करती रहती है। अगर ये क्लेम साबित होता है तो ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप के लिए एक बड़ा झटका होगा। और मुझे लगता है कि झटका कहना भी नहीं चाहिए, इट्स नॉर्मल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हम हर दिन इस तरह की घटनाएं देखते हैं। लेकिन दूसरा एंगल इसमें हम जोड़ेंगे। पहले मैं भी एक खबर जो दूसरी है वो बता देती हूँ। दूसरी तरफ म्यांमार के रखाइन स्टेट में मिलिट्री एयर स्ट्राइक ने एक नया ह्यूमैनिटेरियन और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस खड़ा कर दिया है। बांग्लादेश ने अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, क्योंकि नए रोहिंग्या इन्फ्लक्स का खतरा फिर से मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश पहले ही 10 लाख से अधिक रोहिंग्या रिफ्यूजी को झेल रहा है और उसके बोझ से वो गुजर रहा है। और नए कॉन्फ्लिक्ट ने पूरे बे ऑफ बंगाल रीजन की जो स्टेबिलिटी है उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का है। और इस सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर है, वो है चाइना। इधर भी चाइना का इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ भी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है प्लस म्यांमार, दोनों जगह पाकिस्तान चाइना का इंटरेस्ट है। तो हम कुछ बड़े सवाल लेकर आज की इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। और इस चर्चा में एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, पाकिस्तान से एक खबर आती है और एक आती है म्यांमार से। एक तरफ बीएलए है जिन्होंने कोस्ट गार्ड 30 पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड को उन्होंने मारा है। और ये नई खबर नहीं है, क्योंकि हर दिन इस तरह की चीजें बीएलए करती रहती है। दूसरी तरफ म्यांमार की खबर है और एक कॉमन फैक्टर्स में है चाइना का इंटरेस्ट, चाइनीज इंटरेस्ट है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ वो चाइना के लिए खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों अपडेट्स को? देखिए, चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर उसने $70 बिलियन खर्च कर दिए और $70 बिलियन से उसको कोई फायदा नहीं मिला है। ऐसा है कि अभी कराची से पेशावर के बीच में एक रेलवे लाइन जो बिछानी है, चाइना ने उसकी फंडिंग के लिए मना कर दिया है। अब पाकिस्तान इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहा है और एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी मालूम है कि उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान ने सीपेक के जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्ट है वहां पर जाके उन्होंने हमला किया है। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि बीएलए की जो एलीट यूनिट है, जो जिसको मजीद ब्रिगेड बोला जाता है, वहां पर उन्होंने जाके 30 कोस्ट गार्ड्स को उन्होंने मार दिया है। अंबर जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जो है एक तरह से दोनों तरीके से एक तरह से वो फंस चुका है। आप ये देखिए कि ये जो मरंग बलोच है वो ऑलरेडी कॉल के दे चुकी है एक तरह से कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान। और आप ये भी देखिए कि वहां पर जो जीवनी पोर्ट है जो ग्वादर पोर्ट से 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाके उन्होंने हमला किया है। सबसे बड़ी बात है कि यह मजीद ब्रिगेड का कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसमें मजीद ब्रिगेड पहले जाके वहां पर जो फिदाइन जो थे उन्होंने जाके पहले हमला किया। उसके बाद जो देर में जो पाकिस्तानी ट्रूप्स जो कोस्ट गार्ड्स है एकदम हक्के बक्के रह गए थे। फिर बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की फतेह ब्रिगेड ने वहां पर जाके अंधाधुंध गोलियां कर दी है और इसीलिए एस्टिमेट लगाया 30। इसके अलावा इंजर्ड भी हुए हैं और बलोच बोल रहे हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे हैं कि वो भी मारे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की मीडिया ने इसकी प्रेस रिलीज नहीं डाली है। और इससे समझ में आता है कि अब चाइना जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स जो पाकिस्तान में हैं वो रिव्यू करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये भी देखिए कि कुछ दिन पहले तारिकुर रहमान
चाइना जाके आए थे। वहां पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके अंदर वो बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर रहे थे, जिससे चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात हो रही थी। पर वहां पर भी म्यांमार के अंदर सिविल वॉर हो रहा है, सिविल अनरेस्ट चल रहा है। म्यांमार के अंदर म्यांमार आर्मी के अलावा बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है जो अपना एरिया कंट्रोल करते हैं, और वहां पर जो है अभी बॉर्डर एरिया के पास, वहां पर रखाइन प्रोविंस पे म्यांमार की जो डिफेंस फोर्स ने वहां पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा एक तरह से रेफ्यूजी क्राइसिस बन सकता है। अंबर जी, आपको समझने वाली बात है, एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो एकदम ही खड्डे में जा चुका है। अब ये चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से पहले ही धूमिल हो चुका है। देखिए, चाइना प्लान बहुत बना सकता है कि हम ये कर लेंगे, चाइना रिस्क भी लेता है, पर सबसे बड़ी बात है कि वो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया था कि बलोचों को वो कंट्रोल कर लेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि ये जो आसिम मुनीर था, इसने बोला था कि 1500 से ज्यादा बलोच के लोग नहीं रहेंगे, और ये जो है बलोच की 10 पुश्तें भी बलोचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद नहीं करा पाएगी। जबकि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, मजीद ब्रिगेड जो उनकी एलाइट कमांडो फिदाइन स्क्वाड है, उसमें ही 5000 लोग हैं, और ये लोग ऐसे हैं कि ये अपने बलूचिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है। और पिछले दिन आपने देखा कि जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला किया था, उसके बाद ये पाकिस्तानी फोर्सेस की सबसे बड़ी एक तरह से आप देखिए कैजुअलिटीज होने वाली है। दिस विल बी द हाईएस्ट कैजुअलिटीज हैपनिंग फॉर द पाकिस्तानी फोर्सेस आफ्टर द जाफर एक्सप्रेस। और ये आप देखिए, नई बात नहीं है। जैसे आपने बोला, बलूचिस्तान तो हर रोज हमले करते रहता है। वो जो चाइना जाते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स है, उनके ट्रक्स को जला देता है, वो हाईवे पर बॉम्ब ब्लास्ट करा देता है। तो ये नई बात नहीं है। और अभी तक तो डोसियर भी निकालते रहते हैं कि हमने इस महीने में इतने अटैक्स किए, इतने पाकिस्तानी के फोर्सेस मारे गए, हर महीने उनका डोसियर निकलता है। तो ये एक चीज आम बात हो गई है बलूचिस्तान के अंदर। और बलूचिस्तान का जो आधा से ज्यादा एरिया है, वो वहां पर पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल ही नहीं करती है। उसका पूरा जो कंट्रोल है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ में है। और अंबर जी, ये भी है, ये बात उनके पार्लियामेंट्री जो पाकिस्तान के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर एमपी ने बोला था, और उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान की फोर्सेस 6 बजे के बाद बलूचिस्तान की एरियाज में जाके गश्त भी नहीं लगाती है। ये एक तरह से वहां पर बलोचों का आतंक है। जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे भारत का अगर हम एंगल देखें, भारत के लिए अगर हम सवाल करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भारत की सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टेबिलिटी है, बलोचों के साथ जो हो रहा है, और जिस तरह से अब बलोच इतने मतलब उनका आंदोलन स्ट्रांग होता जा रहा है, प्लस ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी हम देख रहे हैं आंदोलन मजबूत हो रहा है, प्लस म्यांमार की सिविल वॉर, या फिर हम ये देखेंगे कि जो बे ऑफ बंगाल में रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, क्या भारत के लिए कंसर्निंग है? देखिए, कोई भी इंस्टेबिलिटी, आपका अगर नेबर्स इंस्टेबल होते हैं, वहां पर कोई भी सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है, अनार्की होती है, जैसे पाकिस्तान है कंप्लीटली एक तरह से सिविल वॉर के अंदर आ चुका है। बस होना ही बाकी है, लोगों को वहां पर कत्लेआम करना बाकी है, नहीं तो हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पीओजेके के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है। अब बलूचिस्तान में जो बीएलए है, वो कोस्ट गार्ड्स को उड़ा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, सिंध के अंदर वहां पर जो सिंध रेंजर्स का हेडक्वार्टर्स है, उसके ऊपर हमला हुआ था। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, कराची उनकी कमर्शियल कैपिटल बोलते हैं, उधर जाके वो हमला हुआ था। और खैबर पख्तूनवा में तो आप देखिए, वहां पर भी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान आर्मी को मौत के घाट उतार रहा है। तो पाकिस्तान की तो पूरी एक तरह से तबाही का जो है आलम, वो बन चुका है। बस अभी वो स्टार्ट होना बाकी है। ये एक तरह से होता है कि कभी सिंध में कभी काम हो जाता है, आज बलूचिस्तान में हुआ, कल शायद खैबर पख्तूनवा में हो जाए, परसों शायद पीओजेके में हो जाए।
कोई भरोसा नहीं है। तो ये एक समस्या भारत को आने वाली है कि अगर ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान जो नेशन बना है एक तरह से एक फेक एंटिटी है जिसको इस्लाम के ऊपर बनाया गया है, असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। और इसमें आप देखिए पाकिस्तान अब जो है पानी के खातिर वो इंडस वाटर को बोलता है कि हम इंडस वाटर के बच्चे हैं। मतलब इंडस वाटर के आप बच्चे हो तो आप तो भारत के बच्चे हो, क्योंकि 1947 के बाद ही पाकिस्तान बना है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी कौन सी चाहिए? आपको टर्किश आइडेंटिटी चाहिए या आपको अरेबिक आइडेंटिटी चाहिए? कौन सी आइडेंटिटी चाहिए? आपका डीएनए भारत के साथ है। और लास्ट ईयर आसिम मुनीर ने बोला था कि हमें पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को सुनानी है। तो ये एक तरह से उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान जो है एकदम ही चरमरा गया है और भारत ने एक तरह से वहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा कर चुकी हैं और अनार्की की तरफ जा रहा है, भूखमरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर 50% उनकी जो वाटर स्टोरेज है सिर्फ 50% है। और यहाँ पर भी देखिए चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही थी, वो भी धूमिल हो जाएगी। अभी वो भी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है भारत भी जो है अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच लेने लग गया है। अभी ऐसा नहीं है कि आप भारत के बॉर्डर में आके आप कुछ भी आतंकवादी घटनाएं करोगे तो सिर्फ भारत आपको डोजियर भेजेगा। अभी तो हम शायद अपने अननोन गनमैन भी भेज सकते हैं, हम अपनी आर्मी भी भेज सकते हैं। भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना चाहे वो करेगा। और लास्ट ईयर आपको याद है कि भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था म्यांमार के अंदर, और अल्फा का जो चीफ है परेश बरुआ वो तो चाइना में बैठा हुआ है। तो ये भी आपको देखने की जरूरत है कि दोनों जगह चाइना है, चाइना हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। और भारत की जो टेररिस्ट ग्रुप अल्फा का जो परेश बरुआ है वो चाइना में जाके बैठा हुआ है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर चाइना के $70 बिलियन डूब गए। और चाइना बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से पहले ही उसका एक तरह से अंतिम संस्कार हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, अगर हम पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो उसमें एक तरफ हम देखते हैं टेररिज्म है, दूसरी तरफ इंसर्जेंसी है, तीसरी तरफ रिफ्यूजी क्राइसिस। क्या सार्क और बिम्स्टेक जैसे जो रीजनल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको लगता है कि क्या वो कंप्लीटली इररेलेवेंट हो चुके हैं? कोई मतलब नहीं है इन सब का, क्योंकि जितने भी नेशंस है जैसे बिम्स्टेक में आप देख लीजिए या सार्क में देख लीजिए, वो कोई रेलेवेंस नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे जितने भी नेबर्स है वो चाइना की गिरफ्त में जा चुके हैं। आप सोच लीजिए भूटान जो है हमारे साथ है, फिर आप देख लीजिए मॉरिशस हमारे साथ है, श्रीलंका न्यूट्रल है, जबकि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान जो है अभी एक्सटेंडेड वसाल स्टेट्स हो चुके हैं चाइना के। अब बांग्लादेश को भी अभी समझना पड़ेगा कि भारत के साथ वो पंगा लेके कितने दिनों तक वो एक अपने आप को सस्टेन कर सकता है। उसने भारत का जो मोंगला पोर्ट है वो चाइना को दे दिया, लाल मोनिरहट जो बेस है, एयरबेस है, उसको एक्टिवेट कर दिया है। फिर बाद में तीस्ता वाटर जो है वो चाइना को दे दिया है, चिटगोंग पोर्ट वो चाइना को दे दिया है। तो ये सब चीज बताती है कि चाइना जो है बांग्लादेश के माध्यम से हमारे नॉर्थ ईस्ट में उपद्रव पैदा करना चाहता है, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करना चाहता है ताकि वो अरुणाचल प्रदेश पे हमला कर सके। तो ये क्लियर कट स्ट्रेटेजी चाइना की नजर आती जा रही है। अभी भारत को एक तरह से रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मैं भारत की गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करता हूं कि उन्होंने अभी बांग्लादेशियों को वीजा देना चालू कर दिया। क्या जरूरी है वीजा देने के लिए? ये बांग्लादेशी तो अपने देश के अंदर अमित शाह जी का पोस्टर लगा के पोस्टर को जलाते हैं, और इनको भारत आना है। और जिस दिन खुला है अंबर जी, 24 घंटे के अंदर 1.4 लाख बांग्लादेशी ने अपना एप्लीकेशन दिया है भारत में आने के लिए। भारत में इनको मेडिकल वीजा पे आना है, भारत में इनको टूरिस्ट वीजा पे आना है, भारत में पढ़ने आना है। और इनको क्या, इनको चाइना जा सकते हैं ना, वहां पर तो इनको कोई देखता भी नहीं होगा इन बांग्लादेशियों को। तो ये सब चीज भारत के गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। पर देखिए ठीक है, गवर्नमेंट का अपना कोई हो सकता है, कोई रीजन हो सकता है, वी कैन नॉट कमेंट। पर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इट इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू।
चाइना का आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि म्यांमार हो या फिर बलूचिस्तान, चाइनीज इंटरेस्ट दोनों में कॉमन है। आपको क्या लग रहा है कि चाइना किस तरह से इस पर रिएक्ट करेगा, कैसे इन सारी चीजें पूरी सिचुएशन में? चाइना हमको घेर रहा है। चाइना हमको पाकिस्तान के द्वारा, नेपाल के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, म्यांमार के द्वारा, और अभी श्रीलंका में भी हम्बनटोटा पोर्ट है। तो चाइना भारत को अनसर्कल कर रहा है। वैसे ही भारत भी वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है। वहां पर भी अभी हम जापान के साथ पैसिफिक के अंदर जॉइंट पेट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो भारत भी अपना काम कर रहा है। और भारत के जो प्रधानमंत्री है, अभी कुछ दिन पहले सेशल्स जाके आए थे। सेशल्स में हमारा मिलिट्री बेस है, मॉरिशस में हमारा मिलिट्री बेस है। अब वो इंडोनेशिया जा रहे हैं। इंडोनेशिया जो है वो कंट्रोल करता है, दैट इज द एंट्री पॉइंट टू द स्ट्रेट ऑफ मलाका। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद वह जो है हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक तरह से भारत का मार्केट ऑफर करने जा रहे हैं, ताकि उसके ऊपर जो चाइना, उनकी जो इकोनॉमी है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, वो भारत की तरफ शिफ्ट कर सके। अब क्या होगा, जब भारत के उधर पहुंचेगा तो चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा। तो उसके पास ऑल्टरनेटिव रहेगा इंडियन मार्केट। सेकेंड, चाइना जो है उस क्षेत्र के अंदर वो जो छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, जैसे फिजी है, पप्पू न्यू गिनिया है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, वहां पर भी वो अपने बेसिस डालना चाहता है। उन नेशंस के ऊपर भी दबाव डाल रहा है। पर भारत भी वहां पर एक्टिव हो गया है। अंबर जी, दिस इज अ कंप्लीट पैसिफिक स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइना। सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 5 आइज के मेंबर है। अगर वो चाइना के ऊपर उनका डिपेंडेंस कम हो जाता है, इंडिया एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है, तो वो एक तरह से इफेक्टिव काउंटर स्ट्रेटेजी कर पाएंगे अगेंस्ट चाइना। और भारत इंडियन ओशन रीजन में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए वो ये काम करता जा रहा है, ताकि सेफ और फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक जो है उसको मेंटेन किया जाए, और इसमें चाइना अपना मन मर्जी ना कर सके। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की जो दो हेडलाइंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान और एक बलूचिस्तान से, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर से। लेकिन इन दोनों को जोड़ने वाला जो एक कॉमन थ्रेड है वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी। एक तरफ पाकिस्तान अपनी इंटरनल इंसर्जेंसी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ हम म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश पर ह्यूमैनिटेरियन प्रेशर डाला जा रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि दोनों जो डेवलपमेंट है उनका स्ट्रेटेजिक जो इम्पैक्ट है पूरे ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आता हुआ हम देख रहे हैं। तो इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ब्लास्ट में कितने लोग मारे गए हैं, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, बलूचों की नहीं सुनी जा रही है। और वहां पर हम देख रहे हैं कि इधर में अगर म्यांमार की देखते हैं तो बॉर्डर पे कितने रिफ्यूजी पहुंच सकते हैं। असली सवाल ये है कि पूरे ही कॉन्टिनेंट के सिक्योरिटी चैलेंज को कोऑर्डिनेटेड तरीके से एड्रेस कैसे किया जाएगा, और या अगर हम बात करते हैं हर देश अपने अपनी क्राइसिस अकेला झेलता रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे इस रीजन में कोई कोऑर्डिनेटेड, इस तरह से हम जब इस तरह के क्राइसिस को देखते हैं, वैसी कोई बॉडी या उस तरह के एफर्ट्स नजर नहीं आते। क्योंकि भारत बीइंग द लीडर इन सारे मुद्दों को एड्रेस करता है ग्लोबली और नेशनली भी, लेकिन उसको एक अलग उसमें देखा जाता है। लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि जब पड़ोस में आग लगती है तो उसकी जो गर्मी है वो अब चाहे घर की बात करें या फिर मुल्क की बात करें, तो वो सीमित नहीं रह जाती है। वो गर्मी हो या धुआं हो, आग लगती है तो वो फैलता ही है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।